जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची में पिछले दिनों हुई बारिश से रूपका, गोंदा और हटिया डैम का जलस्तर 1 से 2 फीट बढ़ा है, लेकिन सामान्य से 11% कम बारिश के कारण ये पिछले वर्ष की तुलना में 5 से 10 फीट तक कम है। गाद भरने की वजह से रूपका और कांके डैम की वास्तविक जल भंडारण क्षमता घट गई है, जिसके कारण रूपका डैम में फिलहाल केवल 7 फीट 8 इंच पानी ही जलापूर्ति के योग्य बचा है। शहर में दैनिक जलापूर्ति से डैमों का जलस्तर हर रोज 1 इंच कम हो रहा है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार यदि मानसून में अच्छी बारिश होती है तो पेयजल संकट की स्थिति नहीं आएगी। एक दिलचस्प खबर जो दिखाता है अच्छे काम करने वाले के समर्थन में भले कोई ना आए मगर भ्रष्टाचार करने वालों के समर्थन में बिना लाज शर्म के लोग एकजुट हो ही जाते हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ झाप्रसे ने बुढ़मू के अंचलाधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा की एसीबी द्वारा की गई गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध और प्रशासनिक गरिमा के खिलाफ बताते हुए इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। संघ का आरोप है कि म्यूटेशन पहले ही खारिज किए जाने के बावजूद सीओ को बिना रंगे हाथों पकड़े महज किसी के बयान के आधार पर सुबह 3 बजे अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया गया, जो एस बड़ी ईबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस अनुचित कार्रवाई के विरोध में संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक में न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से मिलकर लिखित ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। लोहरदगा के कुल्लू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में रविवार देर शाम बिजली गुल होने और जनरेटर इन्वर्टर की काम न करने के कारण डॉक्टरों को मोबाइल की टॉर्च जलाकर एक घायल मरीज का इलाज करना पड़ा। इस घोर लापरवाही से नाराज ग्रामीणों और भाजयुमो प्रखंड अध्यक्ष की शिकायत पर प्रभारी बीडीओ सह सीओ संतोष उरांव ने अस्पताल पहुंचकर उच्च अधिकारियों और विद्युत विभाग की मदद से 10 मिनट में बिजली बहाल कराई। अस्पताल की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुलामी होरो ने इस बदइंतजामी पर सफाई देते हुए कहा कि दिन भर बिजली न होने से इन्वर्टर डाउन था और उसी वक्त जनरेटर भी अचानक खराब हो गया था, जिसे 20 मिनट में ठीक कर लिया गया। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पहली बार 26 जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक डूरंड कप के 135वें सीजन का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए खेल सचिव मुकेश कुमार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें सुरक्षा, साफ सफाई, फायर सेफ्टी और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। टूर्नामेंट के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा 18 जुलाई को शहर में एक शानदार ट्रॉफी टूर भी निकाला जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिल्ली में घोषित 99,639 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव नए नहीं हैं, बल्कि 6 महीने पहले दावोस एवं यूके यात्रा के दौरान घोषित पुराने प्रस्तावों की ही रीपैकेजिंग है। उन्होंने जिंदल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के 30,000 करोड़ रुपए के निवेश दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि परमाणु ऊर्जा केंद्र सरकार का विषय है, इसलिए बिना केंद्रीय अनुमतियों के इस एमओयू का प्रचार सिर्फ एक कागजी टुकड़ा और भ्रामक है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि वह राज्य के हित में होने वाले वास्तविक औद्योगिक निवेशों का स्वागत करती है, लेकिन सरकार को हवाई घोषणाएं बंद कर पिछले 6 महीनों में हुए वास्तविक निवेश और रोजगार का ब्यौरा जनता के सामने रखना चाहिए। रांची के ओरमांझी स्थित एक राइस मिल और कोल्ड ड्रिंक्स गोदाम में 10 जुलाई की रात 20 से 22 हथियारबंद अपराधियों ने 5 घंटे तक तांडव मचाते हुए कर्मियों को बंधक बनाया और लॉकर से 3.35 लाख रुपए नकद, कॉपवाया व कोल्ड ड्रिंक्स लूट ले गए। घटना को लेकर आदित्य सिंह की शिकायत पर ओरमांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर अपराधियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित कर्मियों को ही थाने ले जाकर 10 घंटे तक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मारपीट के आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि मामले की जांच और पूछताछ जारी है, जबकि इस परिसर में साल 2023 में भी लाखों रुपए की बड़ी डकैती हो चुकी है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 406 की बीएलओ कुसुम देवी को मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर अवैध राशि मांगने का वीडियो वायरल होने और जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कार्य से मुक्त कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।
निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील की है और पैसे मांगने जैसी किसी भी अनियमितता की शिकायत दर्ज कराने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी मार्केट में रविवार सुबह बाइक सवार 2 बदमाशों ने इलाज के लिए आए दंपति को निशाना बनाते हुए महिला के गले से करीब 10 ग्राम सोने की चेन झपट ली। पीड़ित परिवार गोमिया के स्वान का रहने वाला है, जिन्होंने पुलिस को हुलिये की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि सफेद टोपी और स्काई ब्लू शर्ट पहने बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं सेक्टर 4 थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी है। बोकारो जिले के 10 पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा केंद्रों पर रविवार को कुल 5,910 पंजीकृत में से 5,464 परीक्षार्थी उपस्थित होकर परीक्षा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित व कदाचार मुक्त वातावरण में दी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, विधि व्यवस्था और परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की तथा डीओ प्रवीण रंजन ने कई केंद्रों का दौरा कर निगरानी की। केंद्रों पर कड़ी जांच, पर्याप्त सुरक्षा व सुविधाएं सुनिश्चित कर परीक्षा के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित किया गया। झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अप्रैल-जून 2026 की पहली तिमाही में 1272 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त कर 1169 करोड़ के लक्ष्य को 103 करोड़ से पार कर दिया। तीनों महीनों में मासिक वसूली लगभग समान प्रति माह 423 से 425 करोड़ रही, जिससे वर्ष 2026-27 का 4,600 करोड़ रुपये का वार्षिक लक्ष्य हासिल होना संभावित दिखता है। पिछले वर्षों में निरंतर वृद्धि रही है। 2024-25 में 2,710.53 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 4,010 करोड़ हुआ और नई नीतियां, अवैध शराब पर सख्ती व प्रीमियम ब्रांड की मांग प्रमुख कारण मानी जा रही हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार के सचिव अबू इमरान ने राजमहल के पूर्वी नारायणपुर में जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजना के क्रियान्वयन की गति का निरीक्षण किया। केंद्र और राज्य सरकार की 50-50% भागीदारी वाली इस महत्वपूर्ण योजना को कार्यकारी एजेंसी एल&टी द्वारा मार्च 2028 तक पूरा कर संथाल परगना में शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य है। निरीक्षण के दौरान जमीन संबंधी समस्याओं का निष्पादन किया गया और विधायक प्रतिनिधि के आग्रह पर सचिव ने पाइपलाइन रूट में आने वाली सभी पंचायतों को भी लाभान्वित करने का आश्वासन दिया। झारखंड सरकार अक्टूबर से हर महीने मैया सम्मान दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत राज्य के सभी 51 लाख लाभुकों के बैंक खातों में एक साथ योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत भुगतान अब जिला स्तर के बजाय सीधे राज्य स्तर से सेंट्रलाइज्ड केंद्रीय तरीके से किया जाएगा, जिससे अलग अलग जिलों में होने वाली देरी समाप्त होगी और 4 से 5 घंटे में राशि मिल जाएगी। जैप आईटी द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से लागू होने वाली इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और एकरूप बनेगी तथा असफल भुगतानों का त्वरित समाधान हो सकेगा। झारखंड कैडर के 2006 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान जेल आईजी सुदर्शन मंडल की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ने और सीने में दर्द के बाद उन्हें रांची के सैमफोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की प्रारंभिक जांच में उन्हें दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर इलाज शुरू किया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार सुदर्शन मंडल की स्थिति फिलहाल स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी मेडिकल मॉनिटरिंग व कार्डियक उपचार कर रही है। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने लातेहार के हेसला गांव से 20 लाख रुपए के इनामी खूंखार नक्सली रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू को AK-56 राइफल और पिस्टल के साथ गिरफ्तार करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। 55 से अधिक मामलों में वांछित रविंद्र गंझू पुलिस की वायरलेस बातचीत को तकनीकी गैजेट से इंटरसेप्ट कर लेता था और वह साल 2019 में चंदवा में 4 पुलिसकर्मियों की शहादत वाले हमले का मुख्य सूत्रधार भी था। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण हाल ही में उसका दस्ता बिखर गया था, जिससे वह बिल्कुल अकेला पड़ गया और खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। झारखंड में एजेंसी का चयन न होने के कारण पिछले अप्रैल महीने से बंद पड़े टेक होम राशन का वितरण अगले महीने से फिर शुरू होने जा रहा है, जिससे करीब 14 लाख से अधिक लाभुक दोबारा पोषाहार से जुड़ेंगे। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने 6 महीने के भीतर नई एजेंसी चयन की शर्त के साथ वित्तीय मंजूरी दे दी है, जिसे अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस योजना के तहत पूर्व में कार्यरत 3 एजेंसियों को ही अवधि विस्तार दिया गया है, जो गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सूखा पौष्टिक राशन वितरित करेगी। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां।
अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन के बाद ईरानी मीडिया ने तीखी टिप्पणियां की हैं, जिसमें एक अखबार ने ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरों के साथ अचानक होने वाली मौत के लिए तैयार रहो लिखा और दूसरे ने उन्हें मौत का सौदागर बताया। ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल ने ग्राहम के नरक पहुंचने पर ईरानी जनता को बधाई दी, जिसके बाद ट्रंप समर्थकों ने ईरान के पुराने बयानों का हवाला देते हुए इस मौत की गहन जांच की मांग उठाई है। लिंडसे ग्राहम लंबे समय से ईरान विरोधी सख्त नीतियों के समर्थक रहे थे और हाल के महीनों में उन्होंने इजरायली अधिकारियों व मोसाद से मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई थी। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के बेटे मोज्तबा खामेनेई ने अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में एक हिट लिस्ट जारी की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली पीएम नेतन्याहू और इतालवी पीएम मेलोनी सहित दुनिया के 13 प्रमुख नेताओं को सीधे तौर पर निशाना बनाने की घोषणा की गई है। यह विवादित सूची ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश से जुड़े पुख्ता इनपुट मिले हैं, जिसके कारण हाल ही में सुरक्षा वजहों से ट्रंप को अपना आधिकारिक विमान भी बदलना पड़ा था। सीज़फायर खत्म होने के बाद अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर बमबारी की है, जिसके जवाब में तेहरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जल्द मरुमध्य को पूरी तरह बंद करते हुए सहयोगी खाड़ी देशों को भी खुली चेतावनी दी है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार द्वीप के आसपास चीन के 5 नौसैनिक पोत और 10 सरकारी जहाज देखे गए हैं, जिसके बाद ताइवान के सशस्त्र बलों ने स्थिति पर कड़ी नजर रखते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत में ताइवान से जुड़े संवेदनशील मामलों को सावधानी से संभालने और दोनों देशों के बीच की बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया है। चीन जहां 1683 के किंग राजवंश के नियंत्रण का हवाला देकर ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, वहीं ताइवान अपनी स्वतंत्र सरकार, सेना और अर्थव्यवस्था के साथ एक संप्रभु क्षेत्र के रूप में काम करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की निंदा करते हुए जानकारी दी कि सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक नागरिक अब भी लापता है। भारतीय दूतावास लापता नागरिक की तलाश के लिए ओमानी अधिकारियों के साथ मिलकर बचाव अभियान चला रहा है और भारत ने इस सहयोग के लिए ओमान सरकार का आभार व्यक्त किया है। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद होर्मुज क्षेत्र में बड़े तनाव के बीच भारत ने वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूटों पर सुरक्षित आवाजाही बहाल करने की अपील की है। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी प्रमोद नौटियाल से एक शालिग्राम पत्थर और लैपटॉप बरामद किया है। हालांकि अभी तक कोई नकदी नहीं मिली है और पूछताछ के लिए आरोपी को पुलिस हिरासत में रखा गया है। इस मामले में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में बिना मंजूरी के फंड जारी करने तथा नकदी गिनने के नियमों के उल्लंघन जैसी गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर आरोपी प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन और FIR के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया है, जिस पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी को लोगों की आस्था पर गहरी चोट बताते हुए आरोप लगाया कि 40 दिनों में 71 बार चोरी होने और CCTV फुटेज गायब होने के बावजूद चंपत राय ने शिकायतकर्ता लेखाकार को ही पद से हटा दिया। दिग्विजय सिंह ने इस कथित भ्रष्टाचार के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में बने ट्रस्ट की प्रमुख चंपत राय को PM का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री के न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे पर तंज कसते हुए GSPC, चुनावी बॉन्ड, अदानी समूह और राफेल सौदे जैसे विभिन्न मुद्दों का हवाला देकर केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर भाजपा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजकर सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर 7 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने या सबूत देने को कहा है। CM अब्दुल्ला ने इस कानूनी नोटिस को सम्मान का प्रतीक बताते हुए कहा कि वह जम्मू कश्मीर में ऐसी राजनीतिक ताकत है जिसे भाजपा नजरअंदाज नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें ये प्रेम पत्र मिला है। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लड़ाई अदालतों की आड़ में लड़ने का आरोप लगाया है और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व पर मानहानिकारक बयान देने वाले भाजपा नेताओं को खुद भी कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। मुंबई के 4 सीजन्स होटल में आयोजित फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमन 2026 समारोह में देश की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पहले स्थान पर रहीं।
इस कार्यक्रम में नेतृत्व का भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आय, वित्तीय सशक्तिकरण, समावेशी विकास और लड़कियों की शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उद्योग जगत के नेताओं और वक्ताओं ने जोर दिया कि वास्तविक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं द्वारा संपत्ति निर्माण, आर्थिक स्वतंत्रता और तकनीक के साथ साथ सही मानवीय फैसलों का होना बेहद जरूरी है। गोवा के आदिवासी संगठनों ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग को तेज करने का फैसला किया है। संगठनों का तर्क है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एसटी समुदाय की आबादी लगभग 10.23% है, इसलिए 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में उन्हें आनुपातिक रूप से करीब 4 सीटें मिलनी चाहिए। इस आंदोलन का नेतृत्व यूनाइटेड ट्राइबल एसोसिएशंस अलायंस (UTAA) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश वेलिप और अन्य प्रमुख आदिवासी नेता व संगठन मिलकर कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के राम मंदिर में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए 3 साल के कार्यकाल हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसके लिए आवेदन 18 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। इस पद के लिए आवेदक का हिंदू होना, स्नातक होना और प्रशासन या वित्त में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही चयन का अंतिम फैसला 3 सदस्यीय समिति करेगी। ये नियुक्ति प्रक्रिया ऐसे समय में हो रही है जब ट्रस्ट दान राशि में गड़बड़ी के आरोपों का सामना कर रहा है, जिसकी जांच वर्तमान में एसआईटी कर रही है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू रांची।